हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने सीआईबी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस स्पेसिफिक सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, यानी हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बेसिक मैनेजमेंट आपका चैप्टर का नाम है। और इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के आपके बेनिफिट बहुत सारे हैं। आज की क्लास का आपका पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो भी डाउट होती है, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरी हैं स्पेसिफिक फैकल्टी से लेकर या फिर जो भी फैकल्टी आपको यूट्यूब पढ़ाती है, उनसे आप डाउट भी इसी टेलीग्राम चैनल के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं आपकी इस फाउंडेशन सीरीज में सीआईबी के, उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक छूट गया तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। क्या होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट? तो जो भी नए हैं चैनल पे उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम प्रगति है, मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रखा है। जैब और कैब पढ़ाने का मुझे एक्सपर्टीज़ हो रखी है, यानी जेआईबी में मैं आपको आईएफएस पढ़ाती हूँ। जो भी मुझसे जेआईबी में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं आईएफएस पढ़ाती हूँ, और सीआईबी में मैं आपको एपीएफएम पढ़ाती हूँ, यानी मैं आपको जैब और कैब दोनों ही सब्जेक्ट के रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। बात करते हैं आज के टॉपिक की, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। क्या होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट? किस तरीके मैनेजमेंट को स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहते हैं? तो देखिए, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अगर नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो इसमें इस तरीके से जो भी प्लानिंग की जाती है, इसमें प्लानिंग इस तरीके से की जाती है जिससे कंपनी के जो लॉन्ग टर्म गोल हैं, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसे फुलफिल किया जा सके। यानी इस स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के तहत कंपनी के जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट ना केवल प्रोड्यूस किया जा सके, बल्कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म गोल है, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, उसे भी साथ ही साथ पूरा किया जा सके स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के तहत। यानी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद ये देखा जाता है कंपनी गोल क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के उद्देश्य क्या है। इसके तहत स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्लानिंग की जाती है। उसके बाद उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन किया जाता है, यानी जो भी प्लानिंग बनाई गई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी लैपटॉप बनाने कंपनी, यानी आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लैपटॉप करें, लैपटॉप से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स का जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप प्लानिंग बनाओगे। आपकी एक प्लानिंग हो कि मैं एक महीने में कम से कम 10,000 लैपटॉप जो है वो सोल्ड कर लूँ, ये आपकी प्लानिंग है। अब उसके अकॉर्डिंग आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, यानी आप अपना मार्केट क्रिएट करोगे, अपनी सेल्स स्ट्रेटजी बेहतर करोगे, जिससे कि आप प्रॉफिट कर सको, और साथ ही साथ आपका जो उद्देश्य है, जो टारगेट है कि आपको 10,000 लैपटॉप सोल्ड करना, वो फुलफिल हो सके। प्लानिंग के बाद आप एग्जीक्यूशन करोगे। एग्जीक्यूशन में क्या होता है? आप जैसे मैंने बताया, जैसे अपनी सेल्स स्ट्रेटजी है, आप उसे और ज़्यादा बेहतर करोगे, अपनी सेल्स टीम को इंकरेज करोगे ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके, जिससे आपने जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है कि आपको 10,000 लैपटॉप सोल्ड करना, वो हो सके। आप एडवर्टाइजिंग बेहतर तरीके से करोगे, मार्केटिंग बेहतर करोगे। भाई, आपके गुड्स के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में पब्लिक को, कंज्यूमर को कैसे पता चलता है? इसी एडवर्टाइजमेंट जरिए, इसी मार्केटिंग के जरिए। तभी तो जो कंज्यूमर है या जो पब्लिक है वो समझ पाती है कि हाँ, कोई सर्टेन कंपनी है जो आपको रेलेवेंट प्रोडक्ट तो प्रोवाइड कर ही रही है, साथ ही साथ बेहतरीन फीचर्स के साथ, और उसके साथ ही साथ वो सेल्स आफ्टर सर्विस भी प्रोवाइड करेगी। यानी अगर लैपटॉप परचेस करने के बाद भी किसी भी तरीके की कोई इश्यूज अराइज होते हैं, कोई प्रॉब्लम अराइज होते हैं, तो उनका भी उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी कंपनी के जरिए। तो इससे तरीके से आप उसका एग्जीक्यूशन करोगे। जब आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर लोगे, फिर आप उसको मॉनिटर करने का काम करोगे। यानी आप देखोगे कि जो स्ट्रेटजी के साथ, यानी जिस प्लानिंग के साथ, यानी जो आपकी 10,000 लैपटॉप सोल्ड करने की जो प्लानिंग थी, जिसके साथ आपने अपना एग्जीक्यूशन किया था, क्या उतना एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं। यानी जितना आपने प्लान किया था लैपटॉप को सोल्ड करने का, क्या इतना लैपटॉप सोल्ड हो पा रहा है या नहीं। अगर उतना लैपटॉप सोल्ड हो गया तो इसका मतलब आपका जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के तहत आपने जो प्लानिंग की थी वो बेहद अच्छे तरह से इंप्लीमेंट हो गई। लेकिन अगर किसी रीज़न से आपका जो प्लानिंग है, जैसा आपने सोच रखा था, वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, या फिर आपको उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाया जितना आपने एजम्पशन लेके चले थे, तो साथ ही साथ आप उसका फीडबैक भी लेते हो कंज्यूमर से या फिर पब्लिक से,
ताकि आपको पता चल सके कि इसने ऐसे क्या कमी थी जिसकी वजह से, किस चीज़ की ऐसे स्कैरसिटी थी जिसकी वजह से जितना आप स्टैंडर्ड लेके चले थे लैपटॉप सोल्ड करने का, उतना लैपटॉप नहीं सोल्ड हो पाए। यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के तहत आप प्लानिंग करने का काम करते हो, जो आपने प्लान किया उसे एग्जीक्यूट करने का काम करते हो, साथ ही साथ एग्जीक्यूशन के बाद भी आप उसे मॉनिटर करने का काम करते हो, फीडबैक लेने का काम करते हो, जिससे आपको ये पता चल सके कि जैसा आपने प्लान किया था वैसा ही आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। तो ये बात हो गई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। अब बात कर लें डेफिनेशन की कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिफाइन किया जाता है कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल को डिफाइन किया जाता है। यानी किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल क्या है, किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या, किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल क्या है, किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ ही साथ वो स्ट्रैटेजी क्या है जिससे कि उन लॉन्ग टर्म गोल को अचीव किया जा सके, जिस गोल के साथ कंपनी ने आगे चल रही थी, जिस गोल को कंपनी ने डिसाइड किया था उसे कैसे अचीव किया जा सके। इसके अलावा जो रिसोर्सेज है, कंपनी के पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उनको इस तरीके से एग्जीक्यूट करना जिससे कि जो भी गोल है कंपनी के, उसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई गई उस स्ट्रैटेजी को फुलफिल किया जा सके, यानी उस स्ट्रैटेजी को पूरा किया जा सके, उसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत कंटिन्यू मॉनिटरिंग भी की जाती है और ताकि अडॉप्ट किया जा सके इंश्योर सक्सेस, यानी इस बात की पुष्टि की जा सके कि जिस गोल के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप आगे बढ़े थे, कंपनी जिस गोल के साथ आगे बढ़ी थी वो गोल पूरा हो पा रहा है या फिर नहीं। यानी अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसमें इन्वॉल्व होता है एक सिस्टमैटिक अप्रोच, एक प्रॉपर अप्रोच जो कि प्लानिंग होती है, उसके बाद उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद इवेलुएट किया जाता है डिसीजन को कि जिस प्लानिंग के साथ हमने, जिस गोल के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हमने प्लानिंग की थी, जिससे गोल के साथ हमने उसे इम्प्लीमेंट किया था, क्या वो गोल फुलफिल हो रहा है या फिर नहीं। इसकी प्लानिंग की जाती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के तहत, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को अफेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को प्रभावित करने का काम करता है। यानी अगर मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करूँ, 3 मेजर एलिमेंट होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। सबसे पहला एलिमेंट है प्लानिंग, यानी आप सबसे पहले से, अगर आप बैंकर से, आप CIB प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका एग्जाम्पल मैं दूं तो सबसे पहले आपको अपना CIB का एग्जाम क्लियर करना है, तो आप एक प्लानिंग करोगे। आप ये देखो कौन सा सब्जेक्ट आप अपने, आप स्वॉट एनालिसिस करोगे, यानी आप अपनी स्ट्रेंथ देखोगे, आप अपनी वीकनेस देखोगे, आप अपॉर्चुनिटीज देखोगे, आप खुद की कमियों खूबियों का आकलन करोगे। उसके बेसिस पे आप ये फाइंड आउट करो कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, किस सब्जेक्ट को टैकल कर पाना आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, यानी अपने वर्किंग आवर्स के साथ कौन सा सब्जेक्ट जो आपको टैकल करना आसान रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग बनाओगे। जैसे किसी के लिए BFM बहुत टफ होता है तो किसी को BRBL बहुत टफ लगता है, तो किसी के लिए ABFM भी टफ क्वेश्चन होता है या फिर ABM टफ क्वेश्चन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने खुद का एनालिसिस करोगे, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को फाइंड आउट करोगे। उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करो कि हाँ, अगर जैसे किसी का सबसे स्ट्रॉन्ग अगर ABFM हो सकता है या फिर ABM है, तो लगेगा कि वो कहेगा कि पहले मैं ABFM या ABM की तैयारी करता हूँ, क्योंकि इसके ज़रिए मैं आधा से एक पेपर तो अच्छे से क्वालिफाई कर लूँगा, यानी एक पेपर में अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग बनाएगा। उसके बाद उस अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट आप करते हो, यानी आप अपने वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाते हो और उसके अकॉर्डिंग आप उसे एग्जीक्यूट भी करते हो। इसके बाद आप ये मॉनिटर करने का काम करोगे कि जिस प्लानिंग के तहत, जिस गोल के तहत आपने एग्जीक्यूशन किया था, क्या वो फुलफिल हो पा रहा है। यानी जैसे आपने सोचा था कि अगर आप 10 दिन में कम से कम 10 दिन में अगर आप ABFM के एटलीस्ट 5 चैप्टर अच्छे से कवर कर लोगे, तो आप जब देखोगे आप एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, आप रेगुलर बेसिस पे 2 घंटे 3 घंटे आप क्लासेस ले रहे हो, आप उसके बाद पढ़ाई कर रहे हो, तो आप देखोगे क्या आपने वो 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए या नहीं। यानी आप खुद को एवेलुएट करोगे, खुद का मूल्यांकन करोगे। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ आप बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी पे चल रहे हो, तो सो फार सो गुड, यानी आपके लिए बेहतर रहेगा, आप अच्छे से अपना इजीली टैकल कर लोगे सारे सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपने जो 10 दिन का टारगेट लिया था उसमें 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने, यानी 2 दिन में आपको 1 चैप्टर कंप्लीट करना था, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाए, तो आप क्या करोगे, आप खुद को इवैल्यूएट करोगे, आप फाइंड आउट करोगे कि कहाँ आपका लेजर टाइम जा रहा है, कहाँ आप अपने टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। यानी कि ये जो प्रोसेस
स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, ये ओवरऑल हमेशा कंटिन्यू बेसिस पे चलता ही रहता है। यानी आप प्लानिंग करोगे, उस प्लानिंग का एग्जीक्यूट करोगे, फिर आप देखोगे आपको स्पेसिफिक रिजल्ट यानी जो डिजायरेबल रिजल्ट था वो मिल रहा है या नहीं। अगर वो रिजल्ट मिल जाता है तो आप क्या करोगे, आप उससे बेहतर अब चाहोगे आपको रिजल्ट मिले, तो फिर से आप प्लानिंग करोगे, फिर से एग्जीक्यूशन करोगे और फिर से मॉनिटर करोगे। यानी ये जो प्रोसेस है ये पूरा लगातार चलता रहेगा। तो ये तो बात हो गई स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं की एलिमेंट्स क्या है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, की एलिमेंट्स क्या है जो कि इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं, यानी की एलिमेंट्स क्या हो रखे हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के। तो की एलिमेंट्स की बात करो तो सबसे पहले इसमें फॉर्मुलेट किया जाता है स्ट्रैटेजी को, यानी सबसे पहले इसमें स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करोगे, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है या फिर जो भी गोल है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसका फॉर्मुलेशन करोगे कि हाँ आपका ये गोल है, इसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे। बेसिकली कह सकते हैं आप प्लानिंग करते हो। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो। इसके बाद सेकंड स्टेप में स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, यानी आप इसमें एग्जीक्यूशन कर रहे हो। आपने जो भी प्लानिंग बनाई थी, जो भी गोल के तहत, जिस उद्देश्य के तहत आपने प्लानिंग की थी, अब आप उसे असल जामा पहनाना शुरू करते हो स्टेप 2 के तहत। स्टेप 3 में आप उस स्ट्रैटेजी को इवेलुएट करते हो, यानी अगर आपने सोचा था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको 10 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आप सोचो कि अब आपको और बेहतर रिजल्ट मिले। लेकिन अगर किसी रीज़न से आप उतना स्पेसिफिक टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपका जो टारगेट था अगर आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते हो किसी रीज़न से, तो आप क्या करोगे, आप उसको इवेलुएट करोगे, आप फिर से फाइंड आउट करोगे क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद 4th स्टेप में आप सिचुएशन को एनालिसिस करोगे, यानी ध्यान रखिएगा। 3rd में आप क्या करते हो, 3rd में आप इवेलुएट करते हो, ध्यान रखिएगा। 3rd पोर्शन में आप सिचुएशन को इवेलुएट करोगे और 4th में आप पहले मूल्यांकन करते हो। 3rd सिचुएशन में आप ये फाइंड आउट करते हो कि आपका जो टारगेट था, जो गोल था, वो फुलफिल हो पा रहा है या फिर नहीं। ठीक है, और 4th स्टेप में आप उसको एनालिसिस करोगे, आप उसका पता लगाओगे, उसके पीछे का कह सकते हैं आप रीज़न का पता लगाते हो, रीज़न फाइंड आउट करते हो कि क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपने जो सोचा था, जो प्लानिंग सोच के रखी थी, उसके तहत आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल की एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यानी सबसे पहले आप फॉर्मुलेट करोगे स्ट्रैटेजी, सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, फिर उसे इंप्लीमेंट करते हो, फिर उसको इवैल्यूएट करोगे और लास्ट में आप जो सिचुएशन होती है उसको एनालिसिस करने का काम करते हो। तो ये 4 मेजर की एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। एग्जाम में बहुत बार ये की एलिमेंट पूछे भी गए हैं आपसे। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। तो बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज होता है, यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जरिए आप अपने प्रॉफिट को मैनेज कर पाते हो। यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इनेबल करता है, अलाउ करता है सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को कि वो डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनसे फीडबैक ले सके। जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हो रखा है। तो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी सीईओ होते हैं, उनके पास ये अलाउ करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो इन्हें अथॉरिटी देता है, ये राइट देता है कि जो मैनेजमेंट हेड हो रखे हैं, जो भी मैनेजमेंट हेड हो रखे हैं, उनसे वो फीडबैक ले सकता है कि जिस गोल के अकॉर्डिंग वो उन्होंने प्लान किया था, क्या चीज़ें उस गोल के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी जिसके ज़रिए आप अपने प्रॉफिट को मैनेज कर पाते हो। भाई अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो आप क्या करोगे, आपके जो नीचे लेवल पर काम करें वो भी वही मानसिकता होगी, उनकी भी टेंडेंसी वही होगी। तो आप जब होता है ना आपके ऊपर कोई सीनियर अथॉरिटी जो टाइम फीडबैक ले रही है, तो आप अपना काम बेहतर तरीके से करते हो, जिससे प्रॉफिट अचीव होता है, प्रॉफिट बेहतर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। इसके बाद इम्प्रूव होती है रेवेन्यू जनरेशन, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट जो है वो डिपार्टमेंट से फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, फीडबैक लेते हैं और फीडबैक लेने की वजह से अगर किसी भी तरह के कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं तो वो चेंजेस कर पाते हैं, जिससे कि जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है वो बेहतर हो पाता है, इम्प्रूव हो जाता है। और जब जो प्रोसेस आपका चल रहा है अगर वो इम्प्रूव होगा, यानी जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी है अगर ये इम्प्रूव होती है तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो भी बेहतर होगा, और अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो रेवेन्यू अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा सॉल्वेंसी प्लानिंग, यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल लिए के चले जाते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रैटेजिक मैंने अलाउ करता है या स्ट्रैटेजिक डील करता है लॉन्ग टर्म गोल, कंपनी के लॉन्ग टर्म पैमाने में कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे बेसिकली ये फोकस करता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि जो लीडर्स हैं वो एनालिसिस कर पाते हैं कि उनके पास जो एसेट अवेलेबल है, जितना उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या वो इतना सफिशिएंट है जिसके ज़रिए वो अपने इस गोल को
अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं। लिक्विडिटी मॉनिटरिंग की बात करें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलाउ करता है कि कंपनी ये चेक कर सके कि जो भी उनका लॉन्ग टर्म गोल है, यानी जिस भी लॉन्ग टर्म को फुलफिल करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या उसको पूरा करने के लिए जितने कैश के रिक्वायर्ड है, जितनी लिक्विडिटी के रिक्वायर्ड है, वो उनके पास अवेलेबल है या फिर नहीं। लास्ट प्रिवेंट रिस्क की बात करें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जरिए एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में जो एम्प्लॉय से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उसे इन्वॉल्व किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो पॉलिसीज होती है, यानी एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे रिलेटेड पॉलिसी लाई जाती है, जिससे इन फ्यूचर किसी भी तरह कोई रिस्क अराइज नहीं होता है पार्टनर्स के बीच, ना ही स्टेक होल्डर के। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन की पहले चर्चा कर लेते हैं हम, साथ ही साथ कुछ इस कॉन्सेप्ट से जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप प्रीवियस क्वेश्चन भी आप क्लियर से जो डाउट है आपको वो भी क्लियर, जो आपका कॉन्सेप्ट बेशक क्लियर हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजिक फिट की बात की जाती है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसे बेहतर तरीके से डिफाइन करता है। इंश्योर करना कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी कस्टमर की जैसे डिमांड है, जैसे डिज़ायर है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाए, या फिर कम ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उसको अलाइन किया जाए, एक्सटर्नल कितनी अपॉर्चुनिटी और साथ साथ थ्रेट के साथ उसको एनालिसिस किया जाए या अलाइन किया जाए, एक साथ लाया जाए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को साथ में बैलेंस किया जाए, या फिर सिंक्रोनाइज किया जाए जो डिपार्टमेंट के जो भी बजट हैं वो ऑल ओवर लेवल पे। तो स्ट्रेटेजिक फिट का मतलब होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट केस में अगर बात करें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में बात करें तो स्ट्रेटेजिक फिट का मतलब होता है कि जो भी कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज हैं उसको अलाइन किया जाए, यानी उसको साथ में रखा जाए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी के साथ। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपको बताया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो की जिससे जो कि हिस्सा नहीं हो रखा है बेनिफिट का ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये हेल्प करता है ताकि आप मैनेज कर सकें बेहतर तरीके से और अंडरस्टैंड कर सकें कि डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या है। इम्प्रूव करता है, फोकस करता है कि आपके जो की स्ट्रेटेजिक इशू है, यानी जो मेजर इश्यूज हैं उन पे आप फोकस कर सकें। प्रोवाइड करता है क्लियर स्ट्रैटेजी ताकि आप टॉप मैनेजमेंट का जो विजन है उसे समझ सकें, या फिर इनेबल करता है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग रूटीन है आप उसे बढ़ा सके, तेज कर सके। तो इसका सीधा स्ट्रेटेजी का सीधा बेनिफिट होता है कि आपको इनेबल करता है, अलाउ करता है कि अपने डिसीजन को फास्ट कर सके। ये इसका कहीं से की बेनिफिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। विजन क्लियर करता है, इश्यूज रिजॉल्व करता है और डायनेमिक इन्वायरमेंट को भी समझ के चलता है, लेकिन ये जो डिसीजन मेकिंग रूटीन है उसको इनेबल एंड फास्ट करने का काम नहीं करता। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो आज की क्लास में हमने बात की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। कैप का मैं बताता हूँ, आपको फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आपके सारे पेपर्स में कवर होता है और इस पर आप अगर बैंकर्स प्रो का कोड यूज़ करते तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलता है। इसमें आपको जो फैकल्टी पढ़ाती है वो एक्सपर्ट फैकल्टी जो खुद जैब और कैप का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इसमें आपको 50+ CIB टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन मिलते हैं और आप इसका रिकॉर्डेड और लाइव एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैब का फाउंडेशन बैच 2.0 भी लॉन्च होने वाला है। 20 जुलाई से आपका ये बैच लॉन्च होने वाला है। ये आपके सारे पेपर कवर करता है, इसमें भी आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं, आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होता है। यानी ये आपका 2.0 है जो आपके प्रिपरेशन को JIB के एक एडवांस अप्रोच प्रोवाइड करता है। तो जो भी एस्पिरेंट JIB प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बैच में खुद को इनरोल ज़रूर करें। आप सुपर प्लान भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ऑल इन वन प्लान है, यानी अब तक जितने भी ऑनगोइंग कोर्स चल रहे हैं सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं। अपकमिंग जो कोर्स आएंगे वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज़ करें तो आपको फ्लैट 50% आप देख सकते हैं आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी 6 मंथ का कोर्स आपको मिलता है 1249 पे और वहीं 12 मंथ का कोर्स आपको मिलता है 1749। तो इनरोल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइडली का ऐप ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के तो बेनिफिट आप जानते हैं, एक टेलीग्राम चैनल 1000 बेनिफिट। आपको आज की क्लास का PDF भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। टिल देन टेक केयर।